हेलो। हेलो जुबैर। हेलो यस जुबैर। सर, आवाज आ रही है। ठीक। हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और स्लाइड दिख रही है तो यस सर। बताइए। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने लोग कनेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुके हैं। बीच में किसी को कनेक्ट होना होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, स्वेलिंग डिस्कस करी थी। उसमें हमने बेनाइन स्वेलिंग डिस्कस किया था और मैलिग्नेंट स्वेलिंग भी डिस्कस करी थी। तो उसमें मैलिग्नेंट में कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड किया है मैंने, तो मैं वो कोशिश करूँगा पीपीटी शेयर कर दूँ पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप लोग देख लेंगे। आज कोशिश थी मेरी कि मैं जो आपके सेंटर का जो ऐप है उसके थ्रू क्लासेस लूँ, पर वो हो नहीं पाया था। कोई नहीं, आज क्लास जूम के थ्रू ही लेते हैं और नेक्स्ट क्लास जैसे भी होगी मैं आपको टाइमली बता दूंगा। क्लास उस ऐप पे हो पाएगी। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले ही आपको डिस्प्ले हो चुका है कि क्लास का टॉपिक जो है आर्टेरियल डिजीज है। जब हम आर्टेरियल डिजीज कहते हैं या डिजीज ऑफ आर्टरी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो वो डिजीज आर्टरी के अंदर डेवलप हो रही है या उस डिजीज का रिलेशन आर्टरी से। तो इन्हीं डिजीज के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। चलिए क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज वो है एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन। अक्लूजन से नाम से पता चल रहा है कि आर्टरी अगर ब्लॉक हो रही है, उसका ल्यूमेन अगर ब्लॉक हो रहा है, तो उस कंडीशन को हमें डिस्कस करना है। एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसकी मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन अगर हो रहा है, आर्टरी जो अक्लूड हो रही है और वो भी एक्यूटली अक्लूड हो रही है, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वो हमें डिस्कस करना है। तो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें यहाँ जानने की ज़रूरत है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर आर्टेरियल अक्लूजन है तो उसमें क्या सिम्टम डेवलप होंगे। सिम्टम बेसिकली स्कीमिक सिम्टम डेवलप होंगे, यानी स्कीमिया से रिलेटेड सिम्टम डेवलप होंगे, यानी डिक्रीज सप्लाई या ब्लड से रिलेटेड सिम्टम डेवलप होंगे। इन सिम्टम्स को याद करने के लिए हम निमोनिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 6P। 6P यानी इसमें जो P है 6 टाइम आ रहा है, तो इन
6P के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उसको हम इलोबरेट कर सकते हैं कि 6P का मतलब क्या होता है। तो 6P इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टेरियल अक्लूजन, जो स्कीमिक सिम्टम्स के मैनिफेस्टेशन है या स्कीमिक सिम्टम्स हैं। तो पहला P, दैट P स्टैंड फॉर पेन, यानी पेन होता है इसके अंदर। तो ये मोस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा, यानी अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर आर्टेरियल अक्लूजन होगा तो सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम जो होगा वो पेन का होगा। सेकंड पैलर का होता है, पैलर यानी पेलनेस। पैलर बेसिकली तब देखा जाएगा जब किसी लिम्ब को, जिस लिम्ब के अंदर इस्कीमिया है यानी आर्टेरियल अक्लूजन है, जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस लिम्ब को अगर एलिवेट करें, एलिवेट करने के बाद अगर कलर चेंज हो रहा है, यानी रेडनेस से अगर वो पेल की तरफ जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्किन की कलर चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को अक्लूजन हो सकता है, आर्टेरियल अक्लूजन हो सकता है, इस्कीमिया के सिम्टम्स उसमें देखे जा रहे हैं। तो पेलर यानी पेलनेस। दूसरा सिम्टम जो हो सकता है वो पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया बेसिकली पैरास्थीसिया वो कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बर्निंग या प्रिकलिंग सेंसेशन होता है। जैसे पेशेंट आपको एक्सप्लेन करता है या किसी फिजिशियन के पास जाता है तो कहता है कि सुई चुभ होती है, ये सुई चुभती वाली फीलिंग आती है, तो नमनेस या टिंगलिंग ये सेंसेशन होता है पैरास्थीसिया के केस में। पैरास्थीसिया जो वर्ड है, इसमें एस्थीसिया और पैरा दो वर्ड है इसके अंदर। तो पैरास्थीसिया यानी अराउंड द एस्थीसिया, यानी जहाँ पे सेंसेशन ऑलमोस्ट कुछ कुछ है। एक होता है एनेस्थीसिया यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, एस्थीसिया कहलाएगा। पैरास्थीसिया यानी अराउंड द एस्थीसिया, यानी जहाँ पे सेंसेशन तो है पर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें बर्निंग और प्रिकलिंग सेंसेशन होता है पैरास्थीसिया के केस में। नेक्स्ट जो सिम्टम डेवलप होता है वो है क्वाइकिलोथर्मिया का। क्वाइकिलोथर्मिया यानी प्रेशिंग या पेरिशिंग कोल्ड कह सकते हैं इसको। पेरिशिंग कोल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड की फीलिंग होती है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके लिम्स के अंदर अगर आर्टेरियल अक्लूजन है तो उन्हें उस एरिया के अंदर पेरिशिंग कोल्ड की फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की फीलिंग आती है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो सकता है पैरालिसिस का हो सकता है। पैरालिसिस आप सब जानते हैं कि पैरालिसिस वो कंडीशन है जिससे मसल टोन क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मसल की टोनिसिटी खत्म हो जाती है। और जो लास्ट सिम्टम हो सकता है वो हो सकता है पल्सलेसनेस, यानी जिसमें पल्सेशन लॉस हो जाएगा। तो ये 6P खासतौर पे आर्टेरियल अक्लूजन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह सकते हो या इस्कीमिक सिम्टम्स कह सकते हैं। ये क्लियर है आप सभी को? सर स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। स्लाइड चेंज नहीं हुआ? तो अभी स्लाइड चेंज नो नहीं सर। किया, आपको क्या दिख रहा है अभी? डिजीजेस ऑफ आर्टरीज। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्लाइड्स को। ठीक है, हो सकता है इसको शेयर नहीं किया है, दोबारा शेयर करके देख लेता हूँ। अभी क्या दिख रही है आपको स्लाइड? अब दिख ठीक है। रही है सर, पेन पैलर। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जो डिजीज हमें डिस्कस करनी है, आर्टेरियल अक्लूजन डिस्कस करना है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम डिस्कस कर रहे थे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बेसिकली इस्कीमिया से रिलेटेड सिम्टम डेवलप होगा, इसमें सडन ऑनसेट होगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखने की जरूरत होगी, जो आर्टेरियल अक्लूजन अगर एक्यूट है, एक्यूट का मतलब सडन हुआ है। जब क्रॉनिक कहेंगे इसका मतलब है उसकी हिस्ट्री पहले से होगी पेशेंट में। तो जो एक्यूट आर्टेरियल अक्लूजन कह रहे हैं इसका मतलब है ऑनसेट क्या होगा, एक्यूटली होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होगी उसकी। तो ऐसी कंडीशन में जो इस्कीमिक सिम्टम्स डेवलप होंगे वो भी क्या होंगे, सडन होंगे। सडन सिम्टम्स के साथ साथ इसमें 6P की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आप 6P से याद रख सकते हैं कि जो इस्कीमिक मैनिफेस्टेशन होगा आर्टेरियल अक्लूजन के केस में, उसमें 6P की इंपॉर्टेंस है। 6P का मतलब पेन, पैलर, पैरास्थीसिया, पायोक्यूलोथर्मिया, पैरालिसिस और पल्सलेसनेस। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि पेन किस तरह का होगा। पेन कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है, पैलर पेलनेस को कहते हैं। और जब हम इफेक्टेड लिम्ब को एलिवेट करेंगे तो उस दौरान पेशेंट के जो लिम्स हैं जिसमें आर्टेरियल अक्लूजन आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और आर्टेरियल अक्लूजन है, तो वहाँ कलर चेंज होगा। पिंकिश से वो येलोइश की तरफ हो जा सकता है, येलोइश यानी पेलनेस की तरफ जाए। येलोइश तो बेसिकली वो जिसे हम इक्टेरस बोलते हैं वो नहीं। पेलनेस का मतलब यहाँ पे जो एक कलर चेंज होता है, पिंक से लेकर
येलोइश की तरफ जाता है, उस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं पैलर कहते हैं या पैलनेस कहते हैं। पैरास्थीसिया मैंने बताया था कि बर्निंग या प्रिकलिंग सेंसेशन को बोलते हैं। क्वाइटिलोथर्मिया यानी प्रेशिंग कोल्ड यानी एक्सट्रीम कोल्ड को कहेंगे। पैरालिसिस या लॉस ऑफ मसल टोन को बोलते हैं। पल्सलेसनेस का मतलब है कि लॉस ऑफ पल्सेशन होगा, यानी अफेक्टेड आर्टरी के अंदर जहां आर्टियल ओक्लूजन हुआ है उस आर्टरी के अंदर पल्सेशन नहीं मिलेगा या डिमिनिश पल्सेशन मिलेगा। तो क्लियर है सबको ये? सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सबको क्लियर है तो, अगर बीच में किसी को लग रहा है कि नहीं कुछ और चीज़ एक्सप्लेन होनी चाहिए इसमें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। कोशिश करें कि आप लोग पार्टिसिपेट करें और आपकी तरफ से फीडबैक मिले, ताकि क्लासेस जो इंटरेक्टिव हो। अल्दो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, तो इसमें चैलेंज है, टेक्निकल इश्यूज भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम आपकी तरफ पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है इससे रिलेटेड तो आगे बढ़ते हैं। सर जी पैरिशिंग। जी, बताइए क्या कह रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि आर्टीरियल अक्लूजन के अंदर ही और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि खास तौर पे अक्यूट इस्कीमिया का कॉज क्या होगा। एक्यूट इस्कीमिया जो हम कह रहे हैं इसका कॉज होगा सबसे पहले एम्बुलस हो सकता है। एम्बुलस आप समझते हैं कि इसमें एम्बुलाई फॉर्म होता है, वो आर्टरी को अक्लूड कर देगा, आर्टरी के लुमेन है उसको अक्लूड करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। तो पहला जो कॉज होगा एक्यूट इस्कीमिया का वो है एम्बुलस। सेकंड कॉज थ्रोम्बोसिस हो सकती है और थर्ड कॉज ट्रॉमा होगा। तो ये तीन कॉजेज हैं एक्यूट इस्कीमिया का। एक्यूट इस्कीमिया जो हम कह रहे हैं इसका मतलब है शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी जिस जो बहुत रिसेंटली हुआ है। तो एस की इस्कीमिया की कंडीशन क्या हो सकती है, एम्बोलस की वजह से हो सकती है, यानी जो आर्टरी अफेक्टेड है उसके अंदर एम्बोलस हो, या थ्रोम्बस फॉर्म हो गया हो, या ट्रॉमा की वजह से वो आर्टरी क्या हो गई, कट हो गई हो। तो ये आप लोग को क्लियर है कि इस्कीमिया के एक्यूट इस्कीमिया का कॉज क्या है। देखिए, अगर बीच में अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप बताएंगे तो ही पता चलेगा। पता चले मैं पूरी क्लास ले लूँ और आप लोगों तक आवाज़ नहीं जा रही हो। आप में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। सर आवाज आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ तीन कॉजेज डिस्कस किया है एक्यूट इस्कीमिया का, कि एम्बुलस की वजह से हो सकता है, एम्बुलाई फॉर्म हो गया, एम्बुलस फॉर्म हो गया आर्टरी के अंदर, थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, या ट्रॉमा की वजह से वो आर्टरी कट हो गई है। तो जिस पार्ट में वो आर्टरी सप्लाई कर रही होगी वहाँ इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। तो एक्यूट इस्कीमिया के तीन कॉजेज हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कॉमन सोर्स क्या होता है। कॉमन सोर्स एम्बुलस का जो कॉमन सोर्स होगा वो उस कंडीशन में मिट्रल सॉरी म्यूरल थ्रोम्बस ही एक्यूट एम्बोलस का कॉज होता है। यानी एम्बोलाई सबसे पहले कहाँ से एराइज होगा, कौन सा सोर्स होगा जहाँ से एम्बोलस मोस्ट कॉमनली एराइज होता है। तो एम्बोलस जहाँ से एराइज होगा या जो उसका सोर्स होगा म्यूरल थ्रोम्बोसिस, म्यूरल थ्रोम्बस या म्यूरल थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और खास तौर पे ये थ्रोम्बस जो एराइज होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नतीजे में होगा। अगर हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है यानी इस्कीमिक चेंजेस आए हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हम कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है मायोकार्डियम की, उसके वजह से म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्म होगा, और ये म्यूरल थ्रोम्बस जिस पार्ट ऑफ आर्टरी के अंदर जाएगा वहाँ एक्यूट ब्लॉकेज कॉज कर सकता है, और उस ब्लॉकेज की वजह से एक्यूट इस्कीमिया डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि एम्बोलस का जो सोर्स होगा म्यूरल थ्रोम्बस होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है एम्बोलस का, तो वो है, उसका आंसर ये है कि म्यूरल थ्रोम्बस, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जनरेट हो सकता है या एराइज हो सकता है। चलिए अदर सोर्सेस ऑफ एम्बुलस की बात करते हैं। हमने यहाँ सबसे कॉमन सोर्स की बात करी कि कौन सा सोर्स सबसे कॉमन है जहाँ से एम्बुलस एराइज हो सकता है, या एम्बुलस का कॉमन सोर्स क्या है। तो उसका आंसर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से होने वाला म्यूरल थ्रोम्बस। नेक्स्ट अदर कॉजेज की बात करेंगे कि अदर कॉजेज क्या हो सकता है जो एम्बुलस को जनरेट कर सकता है। तो इसमें पहला है कि लेफ्ट ऑरिकुलर थ्रोम्बस इन आर्टीरियल फाइब्रिलेशन।
आर्टेरियल फाइब्रिलेशन क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? आर्टेरियल फाइब्रेशन क्या होता है? आप लोग अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे लगेगा क्या चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, क्या नहीं करनी है। चलिए, एट्रियम, अगर आपको ये पता होगा कि फाइब्रिलेशन का मतलब ये होता है कि एरिथमिया का रैपिड एक वाइब्रेशन। टाइप है सर। जी हार्ट बीट। सर एरिथमिया का एक टाइप है इसमें। जी जी बिल्कुल, एरिथमिया का टाइप है, पर इसमें रैपिड बीटिंग होती है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ साथ यानी हार्ट बीट तो ज़्यादा होगा पर वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो खास तौर पे अगर अगर कंडक्टिव चेंजेस अगर आ रहे हैं या कंडक्टिव डिजनरेशन है कहीं हार्ट के अंदर, जैसे ऐसे नोड है और एवी नोड, तो अगर वो जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो एडिक्वेट नहीं है, उस कंडीशन में मायोकार्डियम का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस लेवल का नहीं होता, उस कंडीशन में रैपिड वाइब्रेशन होता है और ये इफेक्टिव नहीं होता, इस कंडीशन को एट्रियल फाइब्रिलेशन बोलते हैं। तो एट्रियल फाइब्रिलेशन के केस में लेफ्ट ऑरिकल के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म होता है, और ये थ्रोम्बस अगर किसी आर्टरी के अंदर पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एम्बोलाई के वजह से वहाँ एक्यूट ऑक्लूजन हो सकता है उस आर्टरी का। नेक्स्ट जो कॉज हो सकता है वो वल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी वाल्व से रिलेटेड जो हार्ट डिजीज होगी, वो आपको पता है कि वल्वुलर हार्ट डिजीज कौन कौन सी होती है। तो वल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है, यानी एम्बोलाई फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट जो है आर्टेरियल मिक्सोमा की कंडीशन हो सकती है। आगे जो कॉज हो सकता है प्रॉक्सिमल एथ्रोस्क्लेरोटिक लेजन्स हो सकते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है जिस साइड पे एम्बोलाई फॉर्म हुआ है उससे पहले, उससे उससे पहले अगर एथ्रोस्क्लेरोटिक चेंजेस हैं पहले से या लेजन है, वहां से एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक डिसलॉज होके डिस्टली चला गया और वहां अक्लूड कर दिया। नेक्स्ट एन्यूरिज्म हो सकता है, एन्यूरिज्म का मतलब एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये अदर कॉज इसके अंदर आएंगे कि अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं एम्बोलस का, तो इसमें हमने पांच इनफैक्ट पांच अदर कॉजेज डिस्कस किया। लेफ्ट ऑरिकुलर थ्रोम्बस हो सकता है जो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के वजह से अ, शुरू होगा या उसके वजह से बनेगा। वल्वुलर डिजीज हमने डिस्कस करी, आर्टेरियल मिक्सोमा डिस्कस किया, प्रॉक्सिमल एथ्रोस्क्लेरोटिक लेजन डिस्कस किया, और एन्यूरिज्म के बारे में हमने जाना कि इसके वजह से एम्बोलस फॉर्म हो सकता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसिस किस एरिया में सबसे ज्यादा होता है, तो थ्रोम्बोसिस उस एरिया में ज्यादा होगा जहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोटिक नर्विंग पहले से, यानी आर्टेरियोस्क्लेरोटिक नर्विंग का मतलब ये है कि एथ्रो एथ्रोस्मेट यहाँ पे एथ्रोमिक प्लैक जो होंगे, एथ्रोमेटिक प्लैक जो होंगे पहले से जमा होंगे, इंटीमा जो इंटरनल लेयर होती है आर्टरी की उस लेयर में जमा होंगे, जिसके वजह से वहाँ नर्विंग होगी और उस नर्विंग के एरिया में थ्रोम्बस ज्यादा फॉर्म होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह का ऑप्शन है कि थ्रोम्बोसिस सबसे पहले या सबसे ज्यादा किस एरिया में देखा जाता है, तो इसका आंसर ये है कि उस एरिया में देखा जाएगा जहां से आर्टेरियोस्क्लेरोटिक कंडीशन में नर्विंग डेवलप हो रही है। ऐसी कंडीशन में एक हिस्ट्री मिलेगी, यानी थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो रहा है और वो थ्रोम्बोसिस जो आर्टेरियोस्क्लेरोटिक नर्विंग के वजह से हो रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री मिलेगी प्रायर टू एक्यूट ऑनसेट, यानी जब एक्यूट ऑक्लूजन या आर्टेरियल ऑक्लूजन डेवलप होगा जो थ्रोम्बोसिस के वजह से होगा, उसमें पहले से पेशेंट को क्लॉडिकेशन की कंप्लेन होगी। क्लॉडिकेशन बेसिकली क्या है, इसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉडिकेशन क्या है। ऑल्दो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो फिर हार्डली एक या दो कोई रिप्लाई करेगा, इसी वजह से बेहतर है कि हम क्लॉडिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास स्लो नहीं हो। तो क्लॉडिकेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे स्लाइड। क्लॉडिकेशन जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो लिटरल मीनिंग इसका मतलब है आई लिम्प। आई लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना, लिम्पिंग गेट जो आप कह सकते हो, यानी पेशेंट क्लॉडिकेशन में पेशेंट क्या होता है, कुछ देर चलने के बाद वो लगड़ाने लग जाता है, वो लिम्प करने लग जाता है। तो लिटरल मीनिंग क्लॉडिकेशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है क्लॉडियो से। क्लॉडियो का मतलब होता है आई लिम्प, और क्लॉडियो से ही वर्ड बना है क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन बेसिकली मसल पेन को कहते हैं
जो खास तौर पे एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं पी सब्सटेंस। अगर पी सब्सटेंस मसल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इसके इकट्ठा के होने की वजह से एक पेन होता है। जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है या कोई एक्टिविटी करता है उस दौरान पेशेंट को पेन होता है उस अफेक्टेड मसल्स के अंदर। और ये जो पी सब्सटेंस जनरेट होता है बेसिकली इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो की वजह से होता है। तो जो सब्सटेंस पी सब्सटेंस है इसको एक्सप्लेन ऐसे ही किया गया है कि क्लॉडिकेशन बेसिकली मसल पेन है जो पी सब्सटेंस के अकुमुलेशन की वजह से होता है। और ये पी सब्सटेंस का अकुमुलेशन इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो की वजह से होगा। अगर एडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा यानी सफिशिएंट ब्लड फ्लो होगा तो ये पी सब्सटेंस सर्कुलेशन के थ्रू रिमूव हो जाता है। इसी वजह से नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर पेन नहीं होता। पर अगर किसी को आर्टेरियल अक्लूजन है या इस्कीमिक कंडीशन है, उस कंडीशन में पी सब्सटेंस मसल्स के अंदर इकट्ठा होता है और पी सब्सटेंस के जमा होने की वजह से पेशेंट को क्लॉडिकेशन की कंप्लेन होती है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि क्लॉडिकेशन क्या है? यस सर। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी केस के अंदर जहाँ क्लॉडिकेशन की बात आती है तो पेन जो होता है काफ मसल के अंदर होता है। तो ये कॉमन कंप्लेन है क्लॉडिकेशन की। जो पेशेंट वॉक करता है तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसको पेन होना शुरू होता है। और ये कॉमन प्रेजेंटिंग फाइंडिंग आप कह सकते हो ऐसे पेशेंट के अंदर जिसमें इस्कीमिक चेंजेस हैं और खासतौर पर इस्कीमिक चेंजेस लोअर लिम्ब के अंदर है। पर इस्कीमिक चेंजेस सिर्फ लोअर लिम्ब के अंदर नहीं हो सकता, अदर साइड्स पे हो सकता है। तो जो पेन का साइड डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ आर्टीरियल अक्लूजन कहाँ है, यानी साइट ऑफ पेन इस पे डिपेंड करेगा कि किस आर्टरी के अंदर किस लेवल पे अक्लूजन है। उसी के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होगा। तो बर्जस डिजीज आगे हम डिस्कस करेंगे बर्जस डिजीज के बारे में। तो बर्जस डिजीज के केस में बेसिकली अक्लूजन होता है लोअर टिबियल और प्लांटर आर्टरी के अंदर। इसी वजह से पेशेंट को फीट के अंदर या फुट के अंदर पेन होता है। यानी ये क्लॉडिकेशन का जो पेन होगा फुट के अंदर होगा। मैं क्लॉडिकेशन को ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लॉडिकेशन ऑल्दो मोस्ट कॉमन काफ मसल्स के अंदर इसका पेन देखा जाता है। पर क्लॉडिकेशन का पेन अदर साइड पे भी हो सकता है। यानी इस्कीमिक चेंजेस के वजह से जो पेन होगा वो अदर साइड पे हो सकता है। और ये साइड डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ आर्टेरियल अक्लूजन कहाँ है। तो फुट के अंदर अगर अक्लूजन होता है यानी बर्जस डिजीज के केस में अक्लूजन आर्टेरी जो अक्लूजन होता है लोअर टिबियल या प्लांटर आर्टरी के अंदर होता है। इसी वजह से फुट में पेन होता है क्लॉडिकेशन का। काफ में खास तौर पे फीमरो पॉप्लिटियल जंक्शन पे अगर अक्लूजन है तो उसके नतीजे में काफ मसल में पेन होगा। थाई के अंदर पेन हो सकता है अगर सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी के अंदर अक्लूजन है। बटक में पेन हो सकता है अगर बाइफर्केशन कॉमन इलियक आर्टरी का जहाँ बाइफर्केशन है या एओर्टा का है वहां अगर अक्लूजन है उस केस में पेशेंट को बटक के एरिया में क्लॉडिकेशन का पेन होगा। ठीक है। तो ये जो पेन क्लॉडिकेशन का जो पेन है खास तौर पे जब पेशेंट कोई एक्टिविटी कर रहा हो चाहे चलने की एक्टिविटी कर रहा हो या अदर एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी कर रहा है उस दौरान पेन डेवलप होता है। और ये पेन डिसअपियर हो जाता है जब पेशेंट एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो क्लॉडिकेशन एक मेजर सिम्टम होता है आर्टरी अक्लूजन का। और आर्टरी अक्लूजन खास तौर पे जो थ्रोम्बोसिस के वजह से डेवलप होगा तो उस कंडीशन में क्लॉडिकेशन दिखाई देगा प्रायर टू द एक्यूट ऑनसेट। अब बात करते हैं कि जो थ्रोम्बोसिस डेवलप होगा उसके पीछे क्या कॉज हो सकता है। तो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। डायरेक्ट ट्रॉमा में दो चीजें आती हैं, लिम्ब फ्रैक्चर यानी लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसके वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है। आर्टीरियल कैथेटराइजेशन अगर कर रहे हैं जैसे हम आर्टरी के अंदर कई बार सैंपलिंग के लिए करते हैं या सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के लिए करते हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है। तो ये दो कॉज हैं जिसके वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है। और जो सेकंड कॉज हो सकता है डायरेक्ट ट्रॉमा के अलावा जो हो सकता है वो हो सकता है इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन। गलती से एक्सीडेंटली आपने वेन के अंदर इंजेक्शन देना था, आप डीपर एरिया में चले गए या मसल के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं और आपने बैक पुश नहीं किया और इंजेक्शन आपने आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उस कंडीशन में एम्बोलस फॉर्म हो सकता है। जैसे मसल वाले जो इंजेक्शन दिए जाते हैं खास तौर पे दो फॉर्म के इंजेक्शन आते हैं। एक तो वाटर बेस में आता है और दूसरा है जिसे एक्वस बेस कहते हैं और दूसरा है ऑयल बेस। ऑयल बेस जो इंजेक्शन होता है हम मसल के अंदर देते हैं और वाटर बेस इंजेक्शन हम आईवी देते हैं। तो सपोज करिए आपने आईवी
इंजेक्शन अगर वाटर बेस वाला दिया तो कोई मसला नहीं होता, पर अगर आपने ऑयल बेस वाला इंजेक्शन आर्टरी के अंदर इंजेक्ट कर दिया या वेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो वो थ्रोम्बस का यानी एम्बोलाई का एक कॉज होगा। तो एक्सीडेंटली अगर आपने इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन दे दिया, जो इंट्रामस्कुलर देना था आपने इंट्रा आर्टेरियल दे दिया, उस केस में थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है। तो दो कॉजेज हमने यहाँ डिस्कस किया कि ट्रॉमा के वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है, डायरेक्ट ट्रॉमा जो लिम्ब फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, और आर्टेरियल कैथराइजेशन की वजह से हो सकता है, या जो सेकंड कॉज हो सकता है इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए क्लॉडिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा से नहीं डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया क्लॉडिकेशन क्या है। क्लॉडिकेशन से रिलेटेड कई सारे टर्म है। एक क्लॉडिकेशन डिस्टेंस होता है। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस चलो मैं ही बता देता हूँ, आगे हमें शायद इसको डिस्कस करना पड़े। तो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस बेसिकली ये वो डिस्टेंस होता है जितना पेशेंट कंफर्टेबली वॉक करता है, और उस डिस्टेंस के बाद पेशेंट को वॉक करना मुश्किल हो जाता है, यानी पेन की वजह से काफ मसल या जो पर्टिकुलर एरिया जो इस्कीमिक कंडीशन जिसमें डेवलप हुआ है, तो पेशेंट उससे फर्दर वॉक नहीं कर पाता। तो वो डिस्टेंस यानी जीरो से लेकर वो लास्ट पॉइंट जहां तक पेशेंट को पेन डेवलप होता है, उसके बाद फर्दर वॉक नहीं कर पाता, वो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस कहते हैं। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस ये है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर क्लॉडिकेशन डिस्टेंस ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे अक्लूजन बढ़ता जाएगा। तो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस अगर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, इसका मतलब है इस्कीमिक चेंजेस यानी आर्टेरियल अक्लूजन बढ़ रहा है। चलिए अदर बात करते हैं कि कॉमन साइट क्या हो सकता है एम्बोलाई का। तो कॉमन फीमोरल बाइफर्केशन का जो साइट है वो कॉमनेस्ट साइट है, यानी ये कॉमनेस्ट साइट है। क्वेश्चन ये हो सकता है विच वन इज द कॉमन साइट ऑफ द एम्बोलस। एम्बोलस का सबसे कॉमन साइट है कॉमन फीमोरल आर्टरी बाइफर्केट जहां होती है, वो साइट सबसे कॉमन है। नेक्स्ट कॉमन साइट यानी कॉमन फीमोरल बाइफर्केशन के बाद और कौन सा साइट है जो जिसके अंदर एम्बोलस फॉर्म हो सकता है, वो है पॉप्लिटियल ट्राइफर्केशन, यानी पॉप्लिटियल आर्टरी जहां बाइफर्केट करती है, ट्राइफर्केट करती है, वो साइट नेक्स्ट कॉमन साइट है। नेक्स्ट कॉमन और कॉमन साइट में फर्क है। कॉमन का मतलब अगर कॉमन का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा कॉमन फीमोरल बाइफर्केशन। अगर कहते हैं सेकंड कॉमन का आंसर ये होगा पॉप्लिटियल ट्राइफर्केशन जहां होता है, वो साइट सबसे यानी नेक्स्ट कॉमन साइट होगा। ब्रेन के अंदर हम बात करें तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो होती है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है जहां एम्बोलस फॉर्म हो सकता है। तो ब्रेन के अंदर मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो होगी वो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होंगी, जिसके अंदर एम्बोलाई फॉर्म होगा। और एम्बोलाई अगर फॉर्म हो गया मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर तो उसके नतीजे में हेमीप्लेजिया डेवलप होगा। हेमीप्लेजिया आप जानते हैं कि हेमीप्लेजिया क्या है, कि वन साइडेड आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड अपर लिम और लोअर लिम इफेक्ट हो रही है, तो इस कंडीशन को हेमीप्लेजिया बोलते हैं। तो हेमीप्लेजिया डेवलप होगा। इसके अलावा ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक डेवलप होगा। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक डेवलप होगा ब्रेन के अंदर, उसके नतीजे में पेशेंट को ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है कुछ ड्यूरेशन तक, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पेशेंट को डिलेरियम की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट ड्राउजी भी हो सकता है। यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होगा, उससे रिलेटेड पेशेंट को सिम्टम डेवलप होगा। तो ब्रेन के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी है जो कॉमनेस्ट आर्टरी है जिसके अंदर एम्बोलाई फॉर्म हो सकता है, तो उसका आंसर है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। चलिए आगे बात करते हैं कि आर्टेरियल अक्लूजन अगर हो जाता है और आर्टेरियल अक्लूजन एम्बोलाई के वजह से है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आर्टेरियल अक्लूजन है और आर्टेरियल अक्लूजन एम्बोलाई के वजह से नतीजे में डेवलप हुआ है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और यहाँ इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या एम्बोलाई अगर वाइटल एरिया के अंदर चला जाएगा तो वहाँ का फंक्शन लॉस हो सकता है। तो एम्बोलिक आर्टेरियल अक्लूजन खास तौर पे अगर पल्मोनरी एरिया के अंदर चला गया तो वहाँ चॉकिंग हो सकती है। तो कई सारे इसके अलग अलग साइट पे, जिस साइट पे इन्वॉल्वमेंट होगी, जिस आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा। तो अगर एम्बोलिक आर्टेरियल अक्लूजन डेवलप हो रहा है तो इमरजेंसी कंडीशन है, वहाँ इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम करते क्या हैं, हेपरिन देते हैं। तो हेपरिन हम देते हैं कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, मिनिमम 5000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं जो इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं। हेपरिन देने का मकसद
दो है। एक तो मकसद ये है कि एक्सटेंशन, खास तौर पे ये जो एम्बोलाई का जो एक्सटेंशन हो सकता है उसको रोकता है, और साथ साथ में जो डिस्टल वेसल्स हैं जहाँ पे एम्बोलाई फॉर्म हुआ है, उससे डिस्टल जो वेसल्स होंगे उनके पेटेंसी को बरकरार रखता है। अगर कोई पेशेंट है जिसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एम्बोलिक आर्टेरियल ओक्लूजन डेवलप हो रहा है, उससे रिलेटेड क्लिनिकल फाइंडिंग है, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं हेपरिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं। कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हेपरिन का दिया जाता है, और इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि एम्बोलस का जो एक्सटेंशन है वो फर्दर ना हो, और साथ साथ में डिस्टल वेसल्स जिसके अक्लूजन के से इस्कीमिक चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं या कंडीशन वर्स हो सकती है, तो डिस्टल ब्लड वेसल्स की पेटेंसी के लिए हम हेपरिन का इंजेक्शन देते हैं, जो आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो आपसे मेरे ख्याल से हेपरिन का इतना डोज नहीं पूछा जाएगा। तो ट्रीटमेंट अल्दो चूंकि जहाँ से कंटेंट मैंने लिया है वो साब सीरीज से भी लिया है, तो कोशिश थी मेरी कि सारे कंटेंट लिए जाए जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, ताकि आपको ये फील ना हो कि कुछ कंटेंट अलग से मैं बता रहा हूँ। जहाँ मुझे लगा वहाँ एडिशनल मैंने लिया है, मैंने समझा भी दिया है उसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्बेलेक्टोमी। बेसिकली पहले तो हमने कहा कि हेपरिन देंगे। अगर किसी को एम्बोलाई आप सस्पेक्ट करेंगे, एक्यूट एम्बोलाई डेवलप हुआ है, तो इनिशियल जो हमारा मैनेजमेंट होगा हेपरिन देंगे। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें, क्वेश्चन इससे आ सकता है विच वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एम्बोलाई, या तो एम्बोलाई अगर एम्बोलस फॉर्म हुआ है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एम्बोलेक्टोमी होती है। एम्बोलेक्टोमी का मतलब होता है उस आर्टरी पे जहाँ पे एम्बोलाई फॉर्म हुआ है उस पे इंसिजन देंगे, वहां से एम्बोलाई को रिमूव करते हैं, और ये प्रोसीजर कहलाता है एम्बोलेक्टोमी। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मोस्ट कॉमन, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस होता है वो एम्बोलेक्टोमी होती है। और इसके अलावा जो हम कर सकते हैं फोगाटी, फोगाटी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, जिसको बलून कैथेटराइजेशन भी बोलते हैं। ये भी इफेक्टिव मेथड है फॉर रिमूविंग द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बस। अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया किसी आर्टरी के अंदर, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो दूसरा मेथड जो हो सकता है वो फोगाटी कैथेटराइजेशन हो सकता है। इसमें बलून इंसर्ट किया जाता है, और आप लोगों को पता होगा, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा यूजी के केस में, यूजी में चीज़ें बताई गई होंगी कि बलून कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इस कंडीशन में भी हम आर्टरी के प्रॉक्सिमली हम क्या करते हैं, एक स्लिट बनाते हैं, एक इंसिजन देते हैं, इंसिजन के थ्रू हम बलून कैथेटराइजेशन करते हैं। या डिजिटली जहाँ से रीचेबल है, जो साइट जहाँ से रीचेबल है, जहाँ से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहाँ से एम्बोलस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उस केस में बलून कैथेटराइजेशन हम एम्बोलस के डिस्टल तक हम लेके जाते हैं, और फिर जैसे आप वो देखा होगा म्यूकस सकिंग जो डिवाइस होती हैं, या म्यूकस प्लग को रिमूव करने के लिए जो सक्शन सकर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इसी तरह की ये डिवाइस भी होती है। तो बलून कैथेटराइजेशन की मदद से हम जो थ्रोम्बस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर एक्यूट इन सीटू थ्रोम्बस अगर है, तो ये भी इमरजेंसी है, और इमरजेंसी कंडीशन में हम इसमें थ्रोम्बोटोमी हम करेंगे। यहाँ भी हम क्या करें कि हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी थ्रोम्बस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। या इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम दे सकते हैं। इंट्रा आर्टेरियल का मतलब है आर्टरी के अंदर, जिस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको, उस थ्रोम्बस को डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं। और डिसोल्व करने के लिए मैंने इससे पहले बताया कि हेपरिन जो हम देते हैं वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ही है। जो हेपरिन हम दे रहे थे वो उसका काम यही होता है कि थ्रोम्बस जो है उसको उसकी लाइसिस करना, उसको डिसोल्व करना। तो अगर इन सीटू यानी पर्टिकुलर साइट में थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, किसी आर्टरी के अंदर पर्टिकुलर साइट में थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, अदर साइट इन्वॉल्व नहीं हुई है, उस कंडीशन में हम थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, थ्रोम्बस को रिमूव कर देंगे। यहाँ बी मेरे ख्याल से मिसिंग है, ये बेसिकली थ्रोम्बेक्टोमी ही है। तो उस थ्रोम्बस को वहां से रिमूव करेंगे। साथ साथ में हम ये कर सकते हैं, इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक थ्रोम्बस है, ये एक्यूट इन सीटू थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट है कि हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं। अगर यही कंडीशन अगर क्रॉनिक होगी, तो उस कंडीशन में, क्रॉनिक कंडीशन में अगर विदाउट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, यानी क्रॉनिक थ्रोम्बोसिस तो है पर पेशेंट के अंदर कोई
न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, सीएनएस से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये सीजर्स नहीं डेवलप हुआ है, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, या कोई अदर सिम्टम जो सीएनएस से रिलेटेड हो सकता है, सीजर नहीं है, किसी को एपिलेप्सी नहीं हुआ है, तो ये अगर सिम्टम नहीं है पर वो केस क्रोनिक थ्रोम्बोसिस का है, उस कंडीशन में हम इंट्रा आर्टेरियल थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग बेसिकली हम इसमें या तो ऑटोजीनस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोजीनस में हम सेफनस वेन का कुछ पार्ट ले लेते हैं और उसको जिस एरिया में थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको बाईपास कर देते हैं, यानी जिस जो एरिया पेटेंट है वहां से प्रॉक्सिमल और डिस्टल एरिया को कनेक्ट कर देते हैं और बीच का एरिया जहां थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट कहलाता है आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसमें एक्सोजीनस भी मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी जो बाहर से मटेरियल जो होता है उस पर सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है आर्टरी को बाईपास करने के लिए। और कई बार हम सिफनेस जो वेन है उसका पोर्शन ले लेते हैं और उस पोर्शन को कट करके दो एंड ऑफ दी जहाँ पे जो पेटेंसी है, जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड को हम कनेक्ट कर देते हैं उस वेन के पोर्शन से, और बीच का एरिया जहाँ थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं या एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी तो बेसिकली एंजियोप्लास्टिक और आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट अब चॉइस होता है अगर क्रोनिक थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ है किसी पेशेंट के अंदर तो। पर कंडीशन ये है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, हो सकता है क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का। यस सर। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ही डेवलप हो। तो 70 ईयर्स से एबव जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें देखा गया है कि 20% ऐसे लोग होते हैं जिसमें पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी डेवलप होती है। पेरिफेरल जब हम कहते हैं यानी जो हमारे एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरी होगी उसमें क्या होगा, इनसफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। तो ये कंडीशन खास तौर पे जो एल्डर पीपल होते हैं, एल्डरली पीपल्स होते हैं उनमें देखी जाती है, और 70% खास तौर पे जिनकी एज 70 या 70 से ज़्यादा हो गई है उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। और 70% जो 70 ईयर्स से ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं उनमें भी 20% ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी की कंडीशन देखी जाती है। चलिए पेरिफेरल आर्टरी इनसफिशिएंसी की कंडीशन की हम बात करते हैं। तो पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर क्या होगा? तो एसेंशियल फीचर सबसे पहले होगा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट जब कहते हैं इसका मतलब है बीच बीच में क्लॉडिकेशन डेवलप होगा और और कभी ये बेहतर होगा। तो ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन पहला फीचर है जो एसेंशियल फीचर हो सकता है पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का। दूसरा है डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्स, यानी पल्स क्या होगा, फीबल फीबल होगा। पल्स बहुत उसमें ज़्यादा फोर्स के साथ आपको पल्स महसूस नहीं होगा, फीबल होगा। तो पहल सेकंड जो एसेंशियल फीचर हो सकता है पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी का वो होगा डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ पल्स। थर्ड हो सकता है पेलर ऑफ द फुट। और मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने बताया था कि जब हम एक्यूट ओक्लूजन ऑफ द आर्टरी डिस्कस कर रहे थे उसी में बताया था कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो जो फुट एंड है या फुट को जिस लिम्ब के अंदर हमें सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है, उस कंडीशन में हम टेस्ट इस तरह से कर सकते हैं कि उस लिम्ब को एलिवेट करेंगे। एलिवेट करने की भी कंडीशन है कि बर्जर टेस्ट करते हैं। बर्जर टेस्ट के केस में हम क्या करते हैं, उस लिम्ब को 90 डिग्री पर एलिवेट करते हैं।